हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि नए रूल्स ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आ चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं ये डिस्कशन भी चल रहा है, क्या एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि जिसमें क्लियरली हम लोगों ने मेंशन किया था कि एफएनओ ट्रेडिंग कभी बंद नहीं होने वाली। क्योंकि आप एक बात क्लियर कट समझ लो, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स बने ही हेजिंग के लिए। अगर हेजिंग बंद हो जाएगा तो जितने भी म्यूचुअल फंड है, ये सारी चीजें ये नहीं चलेगी। तो एफएनओ कभी बंद नहीं होने वाला, बट ऑब्वियसली नए रूल्स एंड रेगुलेशन जिसका काफी लंबे टाइम से चर्चा चल रही थी, वो आज के डेट में हम लोगों को क्लियर हो गया कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो अभी भी लोगों को लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गई, क्या 10 लाख अकाउंट में रखने चाहिए, 15 लाख रखने चाहिए। वो सारी चीजें मैं आपके सामने सेबी का जो सर्कुलर है वो रखते हुए डिस्कस करने वाला हूँ और आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग में क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। एट द सेम टाइम एक ऑप्शन बायर को क्या डिफरेंसेस आएंगे, एक ऑप्शन सेलर को क्या डिफरेंसेस आएंगे, और हमारी जो पोजीशन रहती है इंट्राडे में कहो या पोजिशनल कहो, उसमें क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये जो है सेबी का सर्कुलर है। सबसे पहला पॉइंट है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। अब देखो, ये जितने भी अच्छे ब्रोकर्स है ना, ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर आप देखते हो कि जैसे मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय करना है, तो हम लोग उसके लिए ऑब्वियसली वो प्रीमियम पे करते ही है। तो यहाँ पे वो कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रही है। तो अपफ्रंट सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम में कुछ लोग जैसे बीच में कभी हो जाता है कि आपको कम पैसे में मिल जाते थे, वो थोड़ा बंद हो जाएगा। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जैसे कि हम लोग कभी भी कोई स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं तो प्रीमियम तो हम लोग देते ही है। अब उसमें थोड़ा-सा हल्का-सा इज़ाफ़ा हो जाएगा, वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये जो पॉइंट है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, ये बहुत ज़्यादा कोई हम लोगों को यहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला है नहीं। वैसे ये जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, ये 1 फरवरी 2025 से होगा, तो अभी भी यहाँ पे 5 महीने बाकी है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। अब देखो, इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। कैलेंडर स्प्रेड एक्चुअली होता क्या है? अभी हमारे पास जो है ना, निफ्टी को हो या बैंक निफ्टी को हो या फिन निफ्टी को, हमारे पास वीकली एक्सपायरी है। हर वीक में एक दिन होता है, जैसे बैंक निफ्टी वेडनेसडे को एक्सपायर होता है, निफ्टी थर्सडे को एक्सपायरी होती है उसकी। बेसिकली काफी ट्रेडर क्या करते हैं कि अभी इस वीक का ऑप्शन को सेल कर देंगे क्योंकि वहां पे थीटा डीके ज्यादा मिलता है, और नेक्स्ट वीक का ऑप्शन को बाय कर लेंगे। या फिर ये सेम चीज आप मंथली में भी कर सकते हो। इस करंट मंथ का आप ऑप्शन सेल कर सकते हो और नेक्स्ट मंथ का जो है उसे बाय कर सकते हो, या वाइस वर्सा भी होगा। जब भी आपके दो अलग अलग एक्सपायरी को आप ट्रेड करते हो, तो उस पोजीशन को हम लोग कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। अभी जो कैलेंडर स्प्रेड करने की वजह से हम लोगों को एक मार्जिन का बेनिफिट मिलता था, काफी अच्छा हेवी बेनिफिट मिलता था। तो ये जो बेनिफिट है, ये अभी आपको नहीं मिलेगा, ये क्लियर कट कहा गया। क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, बट आपको ये समझना है, यहाँ पे हाईलाइटेड है कि ये जो है ये एक्सपायरी डे के समय होने वाला है। अब इनका जो कहना है ना, बेसिकली ये सिंपल लॉजिक के साथ इन्होंने बोला है कि जैसे ही एक्सपायरी डे के दिन आप जो करंट एक्सपायरी का ऑप्शन के साथ ट्रेड किया है, एक तो बाय किया होगा, एक तो फिर सेल किया होगा, और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जो भी नेक्स्ट एक्सपायरी होगा उसमें भी आपने एक पोजीशन बनाई होगी। तो ये जो एक्चुअली दो अलग अलग एक्सपायरी होती है, इनका बिहेवियर काफी अलग होता है। जो पर्टिकुलर ऑप्शन की एक्सपायरी है, उसमें काफी आप लोगों ने वोलेटिलिटी देखी होगी। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक जो रिस्क फैक्टर है, वो ट्रेडर के लिए बढ़ जाता है। तो वो कम करने के लिए उन्होंने सिंपली कहा है कि जो एक्सपायरी डे होगा, वहां पे कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगी, मतलब मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलने वाला। वो इंडिविजुअल पोजीशन आपकी कंसिडर की जाएगी। इन्होंने एक अच्छे से इल्यूस्ट्रेट करके भी यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, मंथली एक्सपायरी जो है वो 29th को है करंट मंथ की। नेक्स्ट मंथ आने वाला उसकी अगर 30 को है, एंड उसके आगे वाली या फिर 1-2 महीने बाद वाला 31st को है। तो यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड की जो पोजीशन है, जो एक्सपायरी होने वाली है, अगर आप पोजीशन बनाते हो 29th करंट मंथ की और 30 नेक्स्ट मंथ की, या फिर 29th करंट मंथ की और 1-2 महीने के बाद वाली 31st की, यहाँ पे मंथली की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कहीं न कहीं आपको 29th जब भी डेट आएगा करंट मंथ का, तो उस दिन आप कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जैसे 5th तारीख को मैंने पोज़ीशन बनाई कोई भी पर्टिकुलर एक्स मंथ की। अब 5th तारीख को पोज़ीशन बनाई है, तो मैंने इस करंट मंथ का ये जो भी मंथ होगा, उसका ऑप्शन मैंने यहाँ पे
सेल कर दिया है, ठीक है? और उसके आगे वाले मंथ का हम लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया है। ये जो पर्टिकुलर मंथ में मैंने पोजीशन बनाई हुई है, ये कहीं न कहीं एक्सपायर होने वाला है 29th को। तो 29 तक आप इसे होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्वियसली आप जब भी कोई पोजीशन बनाते हो, 5 तारीख से 10 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, 20 तारीख, आपका कोई टारगेट तो ज़रूर होगा। जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है, मान के चलो कि आपका टारगेट 22nd को कंप्लीट हुआ, तो आप ये पर्टिकुलर पोजीशन काट सकते हो, तब तक आप इसका बेनिफिट ज़रूर लोगे। उसे कैलेंडर स्प्रेड ही कहा जाएगा। इवन आप 28 तक भी उसे होल्ड करते हो और 28 को कट कर देते हो, क्योंकि 29 को एक्सपायरी है, तब भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जैसे ही 29th एक्सपायरी डे रहेगा, हमने एक एग्जांपल लिया है, ये 30 को भी हो सकता है, 31st को भी हो सकता है। तो 29th एक्सपायरी डे खुलेगा, तो आपको ये बेनिफिट नहीं रहेगा, वहां पे मार्जिन शॉर्टफॉल हो सकता है। इसीलिए आपको 28 को ये पोजीशन काटनी पड़ेगी। अब ब्रोकर एंड पे क्या चीजें वो करते हैं, वो वहां से आपको और डिटेल में आइडिया आ जाएगी। तो आपको कहीं न कहीं वहाँ पे इंटीमेशन आएगा कि आपके पोज़ीशन को काटना पड़ेगा या फिर आपको पैसा वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें ब्रोकर एंड पे होगी। लेकिन हम लोगों को मोटा-मोटा समझना है कि जो भी एक्सपायरी आपके सामने आ रही है, उसके पहले पोज़ीशन काट देनी है। इवन आप वीकली में भी ट्रेड करते हो, तो आपने इस करंट वीक को सेल किया हुआ है, ठीक है? और नेक्स्ट वीक को आपने बाय किया हुआ है, ठीक है? तो ये जो सेलिंग की हुई है करंट वीक की, अगर उसकी एक्सपायरी 7th को है, तो आपको 6 के पहले या 6 तारीख तक आपको पोजीशन को काट देना है। जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा, तब तक कैलेंडर स्प्रेड में कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड हम लोग काफी बनाते हैं, तो कैलेंडर स्प्रेड में खास कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि एक्सपायरी दिन को उसको नहीं रखना है, कैरी करके नहीं लेके जाना है, ठीक है? अब ये जो अप्लाई होने वाला है, ये बेसिकली 1 फरवरी 2025 से होने वाला है, तो उसके लिए और काफ़ी लंबा टाइम है, तब तक आप लोग कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ द पोजीशन लिमिट्स। देखो, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं या क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं, ये कहीं न कहीं पहले एट द एंड ऑफ डे ये सारी चीज़ें लेते थे कि क्या पोजीशन बनी हुई है, क्या लिमिट थी पर्टिकुलर पर्सन की। और उन्होंने कहा है कि जो एक्सपायरी का दिन होता है, वहाँ पे काफ़ी बड़े वॉल्यूम में ट्रेड किया जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंट्राडे के जो पोज़ीशंस हैं, उनकी जो लिमिट है, वो कहीं न कहीं परमिसिबल लिमिट के बाहर चली जाती है, बियॉन्ड चली जाती है। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने सिंपली एक काम किया है कि दिन में कहीं न कहीं मिनिमम 4 स्नैपशॉट्स लिए जाएँगे बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशंस, और उसको लिमिट किया जाएगा। ठीक है? तो वैसे भी आप जानते हो कि जितने भी अच्छे ब्रोकर हैं, वो लिमिट में ही रखते हैं, लिमिट कभी क्रॉस नहीं होती है। हम लोग भी उसी तरीके से पोज़ीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, आपको कोई ख़ास यहाँ से इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। अगर मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो क्लियर हो रही होगी एंड आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो उस पे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, जो भी ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस वजह से कहीं ना कहीं काफी बातें चल रही है कि क्या होने वाला है। अब देखो, कहीं ना कहीं करंट जो सिचुएशन है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि 2015 में जो डिसाइड हुआ था, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, वो 5 से 10 लाख के बीच में रखी जाती थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कहीं ना कहीं निफ्टी का लॉट साइज होता था 75। जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था 10 to 12,000 तक, तो 75 का लॉट होता था। अब ये जैसे ही निफ्टी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए गया, तो ऑब्वियसली ये लॉट साइज आपको दिखा कि 50 का आ गया। अभी उसके बाद में निफ्टी अभी 25 के आसपास है, ठीक है, 26 के आसपास है। तो अब ये लॉट साइज आप देख रहे हो कि ये 25 पे है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो वैल्यू देखना है हमें। मान के चलो कि अभी निफ्टी जो है वो 25,500 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। अब आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको दिखेगा कि 6,20,000 के आसपास से समथिंग आएगा। तो 6 साढ़े 6 लाख के बीच में कहीं न कहीं ये निफ्टी का लॉट साइज़ बैठने वाला है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी के लिए भी ये कैलकुलेशंस करते हो, तो आपको दिखेगा अभी जो लॉट साइज़ है वो 15 का है, और जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो 52,000 के आसपास चल रहा है। तो इसका भी कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट 7 टू 7.5 लाख के बीच में आएगा। तो आप लोगों ने देखा है कि 5 से 10 लाख के बीच में इन कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होता है। लेकिन जो आप ऑप्शन खरीदते हो, उसके लिए 5 लाख थोड़ी चाहिए ना अभी। तो आपको जो भी, अगर आप ₹100 का ऑप्शन ले रहे हो निफ्टी का, तो सिंपल 25 से मल्टीप्लाई करो,
उतना ही आपके पास 2,500 रुपए लगने वाला है। तो 2,500 रुपीज अगर आपके अकाउंट में है तो यू कैन बाय द पर्टिकुलर ऑप्शन। तो लॉट साइज जो होती है उससे हम लोग ऑप्शन के प्रीमियम को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसका जो वैल्यू होता है वो 5 से 10 लाख के बीच में है। कैसे होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इन्होंने क्या कहा है कि कहीं न कहीं ये जो लॉट साइज़ है, ये लॉट साइज़ लेके जाएँगे 15 टू 20 लाख के आसपास। मतलब ये कहीं न कहीं दुगना या 3 टाइम्स होने वाला है। तो सीधा बात है कि जिस तरीके से पहले 75 का लॉट साइज़ होता था, वही लॉट साइज़ फिर से आ सकता है निफ्टी में। या फिर उसको 60 टू 75 के बीच में रख सकते हैं, ठीक है? अगर ये 75 का लॉट साइज़ बन जाता है, तो होगा क्या? मान के चलो कि ऑप्शन का प्रीमियम ₹100 का है, तो आपको 7,500 रुपीज़ एक लॉट को बाय करने के लिए देना पड़ेगा, जो हम लोग पहले भी करते थे। सिमिलरली बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है अभी 15 का है, पहले ये ऑलरेडी 40 का हुआ करता था, राइट? उसके पहले 25 का हुआ करता था। तो आप लोगों ने 25 का भी देखा होगा, 40 का भी, जो काफ़ी पुराने 8-10 साल से अगर मार्केट में है, तो उन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हुई है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी का 40 या 50 के आसपास जा सकता है, तो फिर से वही ऑप्शन के प्रीमियम को मल्टीप्लाई करो और कोई खासा यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज़ होने वाली है, ये जो रूल है ना, इस वजह से कहीं न कहीं ऑप्शन सेलर्स को थोड़ी-सी तकलीफ होने वाली है। मैं आपको अच्छे से बता दूँ। मान के चलो कि आप एक बैंक निफ्टी का लॉट 15 का आ रहा है, तो आप कब एक लॉट बाय करते हो? कोई भी जो ऑप्शन बायर है पर्टिकुलरली, वो 2-3 लॉट तो ट्रेड कर ही लेता है। क्वांटिटी देखते हो तो 45 3 लॉट में हो ही जाएगी फिलहाल। तो अगर एक लॉट आपका 45 का बन जाएगा, तो 3 लॉट बाय ना करते हुए एक सिंगल लॉट बाय कर लेना जिसमें 45 क्वांटिटी आएगी। निफ्टी का 25 का लॉट है, अगर ये 75 का हो जाता है, तो जो लोग 6 लॉट से ट्रेड करते थे, वो अभी सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड करेंगे और कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। और एक बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं, तब हमें बहुत कम पैसा लगता है। ऑप्शन प्रीमियम जो होते हैं, उतने ही हम लोगों को देने पड़ते हैं, क्योंकि डेबिट में होता है। तो इसीलिए आपको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ होते हुए नहीं दिखाएगा, पर्टिकुलरली फॉर द ऑप्शन बायर। बात करते हैं ऑप्शन सेलर्स की। अब जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं और वो एक ही लॉट से ट्रेड करते हैं। अब मान के चलो कि एक लॉट ट्रेड करने में आपको बहुत कम पैसा लग रहा है, या आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, आप हेज करके कहीं न कहीं 3 लॉट आराम से यहाँ पे ट्रेड कर लेते थे निफ्टी में। तो यहाँ पे अभी 1 लाख में आपका 3 लॉट नहीं बैठेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि एक लॉट ट्रेड करने के लिए मान के चलो 1 लाख रुपीज़ लग रहा है। अब यहाँ पे मैं 3 लॉट्स ट्रेड करने जाऊँगा, तो मुझे 3 लाख लगेंगे। अब लॉट साइज़ 75 हो गई, तो 3 लॉट तो आएँगे नहीं। अब आप 75 का आधा तो कर नहीं सकते, आपको मिनिमम 75 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदनी ही पड़ेगी। तो मेरे पास अगर 50 के पैसे हैं या 25 के पैसे हैं, तो मैं उसमें ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत छोटे जो ऑप्शन सेलर्स हैं, जो 1 लॉट से या 2 लॉट से ट्रेड करते थे, उनको थोड़ी-सी दिक्कत होने वाली है, उनको थोड़ा-सा अपने अकाउंट में पैसा ज़्यादा डालना पड़ सकता है। अदरवाइज़ जो लोग 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट को ट्रेड करते हैं ऑप्शन सेलर, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और जो 10-20 लॉट से ट्रेड करते हैं, उनको कोई खासा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जो छोटे ट्रेडर हैं, जो 1 लॉट को सेल करके ट्रेडिंग सीख रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से किया जाता है, उन लोगों को इम्पैक्ट होगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट रेज़ करना चाहता हूँ। आप लोगों ने अगर मार्केट को देखा होगा पिछले 4-5 साल में, पहले जब ऑप्शन सेलिंग लोग करते थे ना, तो अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता था। मैं ब्रोकर के नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा होता था कि जब ऑप्शन बाइंग करने जाओगे तो आपको 5000 लग रहा है, वही कॉन्ट्रैक्ट मैं यहाँ पे 2,500-3,000 में सेल कर सकता था, ठीक है? लेकिन ये धीरे-धीरे इन्होंने क्या किया, ऑप्शन सेलिंग का जो मार्जिन है वो बंद कर दिया। धीरे-धीरे उन्होंने ऑब्वियसली स्टेप वाइज़ किया कि अब इतना लगेगा, उतना लगेगा, कंप्लीटली जो मार्जिन है वो हटा दिया। अब उसके साथ उन्होंने हेजिंग का बेनिफिट दे दिया। तो मान के चलो मुझे कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जो ₹25 पे चल रहा है, तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ और इसके अगेंस्ट में ₹2 का ऑप्शन मैं बाय कर लूँगा, तो हेजिंग का बेनिफिट मिलता था, ठीक है। इससे हुआ क्या, काफ़ी लोग ऑप्शन सेलिंग में या ऑप्शन राइटिंग में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता, उतना कैपिटल ही नहीं होता है। उस वजह से क्या होता है ना, कहीं न कहीं मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए अट्रैक्ट होते हैं। अब आप लोगों ने मार्जिन ही पहले बंद कर दिया, तो सेलिंग कोई छोटा जो रिटेलर है वो तो करेगा नहीं, जिनके पास बड़ा पैसा है वही सेलिंग करेंगे। रिटेलर के लिए सेलिंग और मुश्किल हो जाएगी ऐसे रूल से। अब देखो, ऑप्शन राइटिंग और ऑप्शन बाइंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझते हो, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और आप लोगों को एक्सपीरियंस तो आपको पता है कि ऑप्शन राइटिंग एक पर्टिकुलरली
बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ पे हम लोग एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपकी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बाइंग में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है क्योंकि हमें एटीएम ऑप्शंस ट्रेड करने होते हैं। अब आपको थोड़ा-सा सेलिंग में यहाँ पे ये पॉइंट पे दिक्कत होने वाली है, और तो कोई चेंजेस है नहीं। तो 3 या 4 लॉट से ट्रेड करते हो तो फिर कोई टेंशन ना लो, सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करो, वही लॉट साइज़ जो है वो बढ़ जाएगी। ओनली द डिफरेंस इज़ कि लॉट साइज़ जो है वो आपका 3 से वजह से 1 हो जाएगा, और कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। ये जो रूल है ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, ये इम्प्लीमेंट होगा 20 नवंबर 2024 को। तो आपको कहीं न कहीं 40-50 दिन में ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कहीं न कहीं सेबी इस रूल को पर्टिकुलरली बहुत जल्दी ला रहा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ द वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब आपने पिछले 2 साल में देखा होगा कि नई-नई एक्सपायरी आ रही है। बीएसई ने भी अपनी एक्सपायरीज़ लॉन्च कर ली है। फ्राइडे को भी एक्सपायरी है, बैंकेक्स की है, मिड कैप निफ्टी की है, उसके बाद में फिन निफ्टी है मंगलवार को, वेडनेसडे को। तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको वीकली एक्सपायरी नहीं मिलती है। पिछले 1-2 साल में कहीं न कहीं लोगों ने इसको आदत भी बना ली कि एक्सपायरी को ट्रेड करें। अब जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको एक ही आदत है थर्सडे की। तो कहीं न कहीं थर्सडे को ही एक्सपायरी होती थी और वही अच्छे से चल रहा था। बैंक निफ्टी निफ्टी अलग कर दिया, फिर निफ्टी भी आ गया। तो कहीं न कहीं जो ऑप्शन सेलर्स हैं, उनको काफ़ी खुशी हो रही थी कि यार चलो एक्सपायरी है, तो काफ़ी ऑप्शंस ज़ीरो हो जाते हैं एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दोज़ एक्सपायरीज़। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, ऑप्शन बायर्स भी इसको काफ़ी पॉजिटिव लेते थे। अब यहाँ पे जो ज़ीरो टू हीरो ट्रेड्स होते थे और बहुत कम रुपीज़ में, क्योंकि देखो जैसे एक्सपायरी पास में आती है, तो ऑप्शन के प्रीमियम कम हो जाते हैं। अब ऑप्शन एक आप ₹200 का खरीद रहे हो और एक ₹20 का खरीद रहे हो, तो आपको डिफरेंस तो प्रीमियम में आएगा। तो बहुत कम पैसों में आपको एक लॉट मिल जाता था, तो काफ़ी लॉट ट्रेड कर लेते थे। ₹10 का ₹20 का ऑप्शन खरीदा, वो 30, 40, 50, 60 चला जाता था। इस वजह से क्या होता था, कहीं न कहीं बायर्स को भी लगता था कि हम लोग भी काफ़ी बड़ा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। अब ये एक्सपायरीज़ इन्होंने बंद कर दी है, तो ये ज़ीरो टू हीरो वाले जो ट्रेड है या फिर जो सेटअप्स है, वो अभी काम में नहीं आएँगे, क्योंकि इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो एक्सचेंज है, पर्टिकुलरली एक्सपायरी रख सकता है 1 वीक में। वो एक्सचेंजेस से आगे हम लोगों को आइडिया आ जाएगी। पर्टिकुलरली ये भी काफ़ी जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है, और वो होगा 20 नवंबर 2024 को। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शंस एक्सपायरी। अब देखो वैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, तो एक्सपायरी अगर पास में आती है एंड वोलेटिलिटी अगर मार्केट में आती है, ठीक है, तो कहीं मतलब विक्स अगर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। अभी इन्होंने क्लियर कट कहा है कि एक्सपायरी जैसे-जैसे पास में आती है, तो आपके जो मार्जिन्स है, वो रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स हैं, उन लोगों को मान के चलो कि 1 लाख रुपए लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर आप ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हो और वो एक्सपायरी डे पे है, तो आपको 2% एक्स्ट्रा लगेगा, तो 1 लाख रुपए ना लगते हुए 1 लाख 2,000 लगेगा। एट द सेम टाइम अगर आपका जो एक्सपायरी पास में आ रही है, तो थोड़ी-सी आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती हुई जाएगी। ये थोड़ा सेलर्स के लिए पॉइंट नेगेटिव है, बट इससे भी ऐसा कुछ नहीं है कि बंद ही हो जाएगा। आप लोग इसे ऑब्जर्व करोगे तो क्लियर कट आपको दिखेगा कि कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने इलस्ट्रेट भी किया है कि करंट मंथ की एक 7th को एक्सपायरी है, वीकली हो या मंथली हो जो भी हो, 14 को है, 21st को है, 28 को है। अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है जिसकी एक्सपायरी 7th को है, तो ये जो ईएलएम है वो 2% का 7th डेट को आपको लग जाएगा, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 2% से वहां पे बढ़ जाएगी। 1 लाख के ऊपर 2,000 रुपए, ठीक है। कोई खासा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी 20 नवंबर 2024 से लगने वाला है। अगर आप कंप्लीटली सबके सब पॉइंट देखना चाहते हो, तो ये 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, और जो डेट्स हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर मोटा-मोटा ये सारी चीज़ को मैं देखूँ, तो बहुत कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आने वाला, और उससे एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, उस टाइप का कुछ नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, लेकिन जो छोटे-मोटे चेंजेस हैं, जो हम लोगों को देखने चाहिए, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कट कर दिया। हाँ, यहाँ से मुझे जो बड़ा इम्पैक्ट लग रहा है, जो सिर्फ लोग एक्सपायरी का ट्रेड करते हैं, उन लोगों को आदत लग गई है कि वही करना है, वो प्रीमियम उस तरीके से मूवमेंट होते हैं या फिर वो मोमेंटम को कैच करके अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, वो थोड़ा-सा यहाँ से प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। उन लोगों को अपना सेटअप देखना पड़ेगा
कैलेंडर स्प्रेड का भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, पोजीशन एक दिन पहले काट दो, बाकी कोई भी इम्पैक्ट और हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, सारी सिंपल चीजें हैं। सो फ्रेंड्स, होपफुली मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी जो मेहनत है वो पसंद आई होगी, तो यू कैन हिट द लाइक बटन, as well as you can share this video with friends and family, those who are doing the trading. And friends, कहीं ना कहीं आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।